अब मैं आपसे जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाला था वो था उत्तर औपनिवेशिक राज्य, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। पहले तो ये समझना होगा कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कौन से होते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट वो हैं जो जो पश्चिमी या यूरोपीय देशों के क्या रह चुके हैं, गुलाम रह चुके हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे गुलामी का ये जुआ उतार फेंका और जो स्वतंत्र हो गए, उन देशों को हम कौन से देश बोलते हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। ये जब तक गुलाम थे तब तक इनको कौन से देश बोलते थे, कॉलोनियल बोलते थे। हम कहते थे कि हम किसकी कॉलोनी थे, ब्रिटिश कॉलोनी था, भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, श्रीलंका ब्रिटिश कॉलोनी था, ये जो म्यांमार था ये ब्रिटिश कॉलोनी था, ये जो इंडो चाइना था ये फ्रेंच कॉलोनी था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम ये फ्रेंच कॉलोनी थी। तो ऐसे करके अफ्रीका के ऊपर भी स्पेन ने, पुर्तगाल ने और बेल्जियम ने, डचों ने, इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो ये कॉलोनी था। अफ्रीका और एशिया के अधिकांश देश क्या थे, कॉलोनियल स्टेट थे, औपनिवेशिक राज्य थे। फिर ये आजाद हुए तो हमने कहा कौन से स्टेट है, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है। देखिए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट भी एक समानता दर्शाते हैं। अब आपको यह तो पता चल गया कि अफ्रीका और एशिया के अधिकांश जो देश हैं वो कैसे देश हैं, पोस्ट कॉलोनियल है। अब आप इनको, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो एक जैसी पाई जाती है, चाहे वो देश अफ्रीका का हो और चाहे वो देश एशिया का। तो पहले हम विशेषता करेंगे पोस्ट कॉलोनियल। भारत भी एक ऐसा देश है पोस्ट कॉलोनियल है। चलो, यहां शुरुआती दौर में कैसे नेता थे, करिश्माई नेता की उपस्थिति, नंबर 1। नंबर 2, बहुल जातीय व विखंडित संस्कृति। अब बताओ ये समझ में आ गया। इसमें एक जैसा धर्म, एक जैसा सब कुछ नहीं होता। नरजातियां मतलब भांति भांति की भाषाएं, धर्म, जाति, नरजाति के लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो कैसी संस्कृति होती है यहाँ की, फ्रेगमेंटेड, विखंडित संस्कृति होती है। यहाँ भ्रष्टाचार व क्या पाया जाता है, नौकरशाही की शक्ति पाई जाती है। कोई सही थर्ड वर्ड ले लो, यहां भ्रष्टाचार मिलेगा आपको, नौकरशाही अत्यंत शक्तिशाली मिलेगी। यहां राज्य का आर्थिक हस्तक्षेप, ताकि आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके। आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु देखिए, जो उदारवादी देश हैं ये आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, ये देश आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं ताकि स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा सके और गरीब लोगों की स्थिति भी सुधारी जा सके। यहां लोकतंत्र व लोकतंत्र का पतन, ऐसी प्रवृत्ति रहती है। कभी लोकतंत्र आ जाता है और कभी लोकतंत्र का स्थायी रूप से यहां लोकतंत्र नहीं पाया जाता। एक बार आया, सेकंड वेव में आया और सेकंड एंटी वेव में चला गया, यहां आता रहता है और जाता रहता है। और देखें हैं, हाँ, ये तकनीकी रूप से ये क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। और ये परमुखापेक्षी होते हैं। परमुखापेक्षी कौन होते हैं, आपने ऐसे जंतु आपके आसपास भी देखे होंगे, है ना, जो बिना पलक झपझपाए किसी के मुखड़े को देखते रहते हैं। वो कौन होते हैं, परमुखापेक्षी होते हैं, दूसरे के मुख को देखने वाले। ये किसका मुंह देखते थे, विकासशील देशों का। हर मामले में, पूंजी के मामले में, तकनीक के मामले में, हर मामले में उनकी तरफ देखते थे। आर्थिक मामलों में, यानी कि सैन्य मामलों में। तो ये कौन से देशों की विशेषताएं हैं ये, तो भारत की में जितनी भी विशेषताएं दिखती है आपको, वो सारी विशेषताएं कौन से देशों में मिलती है। वो शुरुआत में देख लो, किसी भी देश का उठा के देख लो, थर्ड वर्ल्ड का करिश्माई नेता मिलेंगे आपको। जूलियस नरेरे है, महाथिर मोहम्मद है, या फिर इंडोनेशिया का सुकर्णो है, या फिर गाना में
वाना एन्नाकुरुमा है, ठीक है, ये वाले नेता हैं। खंडित संस्कृति मिलती है, विभाजित समाज मिलता है, ठीक है, बहुजातीयता मिलती है, अशांति रहती है, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है और नौकरशाही अत्यंत शक्तिशाली है। क्योंकि नौकरशाही को सुधार का काम दिया हुआ है, नौकरशाही लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं, नौकरशाही विकास का काम भी करती है। राज्य आर्थिक हस्तक्षेप करता है हर मामले में ताकि स्थितियां सुधार की जा सके, देशी उद्योगों को बचाया जा सके, लोगों के कल्याण किया जा सके। लोकतंत्र आता भी है, उसका पतन भी हो जाता है। तकनीकी पिछड़े होते हैं और यूरोपीय देशों की ओर देखते रहते हैं, खुद स्वनिर्भर नहीं होते क्योंकि पूंजी भी नहीं होती और तकनीक भी नहीं होती। इनको हम कई बार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कह देते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ऐसे होते हैं, तो हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में फिर एज ए स्टेट और क्या करना चाह रहे हैं? हम अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये तो उसकी राजनीतिक और कौन सी विशेषताएं हैं, आर्थिक विशेषताएं। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की एक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक व्यवस्था और होती है। हमें तो उसी के ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो है मनोवैज्ञानिक स्थिति और उनकी कैसी स्थिति? सांस्कृतिक स्थिति। महाथिर मोहम्मद बोलता है कि यहां कल्चरल कॉलोनियलिज्म पाया जाता है। महाथिर मोहम्मद इसका था ये ना, जिसका अपने पीछे तेल बंद कर दिया था अपन ने, मोदी जी ने, जिसका मलेशिया का मुस्लिम देश। महाथिर मोहम्मद कहता है कि इन देशों में कल्चरल कॉलोनियलिज्म पाया जाता है। अब कुछ शब्दावलियों को हम कर लेते हैं। हमारा जो पूरा ध्यान है इन मुद्दों के साथ साथ हमारी मनोवैज्ञानिक और कौन सी स्थिति के ऊपर है? सांस्कृतिक स्थिति के ऊपर है। इसको समझने के लिए हम 2-3 शब्दों का प्रयोग करेंगे। हम एक महाथिर मोहम्मद जो कि मलेशिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका एक कोटेशन है सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। ऐसी एक कोटेशन है वो वाना एन्नाकुरुमा की है, नव उपनिवेशवाद। इनकी बाद में और चर्चा कर लेंगे, पहले आप शब्द समझ लो, दिए हुए किसके हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। नव उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद को पहले समझते हैं क्योंकि ये आर्थिक स्थिति है। नव उपनिवेशन, न्यू कॉलोनियलिज्म या नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद का तात्पर्य है कि पुराना उपनिवेशवाद भी आर्थिक शोषण करता था और नया उपनिवेशवाद भी आर्थिक शोषण करता है। पुराना जो उपनिवेशवाद था उसमें अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने इस प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई कि उससे अंग्रेजों को, अंग्रेजी कंपनियों को तो फायदा हो लेकिन भारतीयों को क्या हो? नुकसान हो। इन्होंने यहां से सस्ते रेट पे कच्चा माल लिया, कच्चे माल पे मोनोपोली कर ली, लोगों को पीटा इन्होंने और ठोक पीट के उनका कच्चा माल सस्ते में ले जाके और अपने यहां क्या कर लिया? माल को तैयार कर लिया और उस तैयार माल को उन्हीं लोगों को वापस महंगे रेट के ऊपर बेच दिया। किसानों को कूट पीट के उनसे रुई सस्ते रेट पे ले ली, फिर अपने यहां कपड़ा बना के उसको महंगे रेट पे किसको बेच दिया? भारतीयों को बेच दिया और उनके बुनकर उद्योग को समाप्त कर दिया। इसमें वो क्या करते हैं? शक्ति का प्रयोग करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, उन लोगों को दबाते हैं, प्रत्यक्ष आर्थिक शोषण करते हैं उनका, डंडा मार मार के। अब आ गया है नव उपनिवेशवाद। इसमें ये ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं? इन देशों को छोड़कर चले गए। अब ये कान तो पकड़ते हैं लेकिन सीधा नहीं पकड़ते बल्कि घुमा के पकड़ते हैं, उल्टा पकड़ते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? आर्थिक नीतियां ऐसी बनाते हैं कि पैसा चाहिए, क्या चाहिए? तो पैसा हम तो देते नहीं है, पैसा तो देगा तो वर्ल्ड बैंक देगा, पैसा IMF देगा, तो दिला दो, तो पैसा दे देते हैं कि देखो ब्याज इतना लगेगा, हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। ये क्या शर्तें हैं? कि देखो डीजल क्या भाव है? कि डीजल तो पता नहीं, आप बताओ, हम तो 2 रुपए लीटर लेंगे। फिर क्या हम बदले में? कि बदले में पेप्सी देंगे ना, 100 रुपए लीटर तुम्हें, ठीक है। 2 रुपए डीजल लेके और 100 रुपए में वापस क्या देते हैं? वो पेप्सी देते हैं। शर्तें किसकी? उनकी, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है? पैसा दिया। पहले तो ये काम करते हैं कि पूंजी के ऊपर वो बहुत भारी ब्याज लेते हैं, क्योंकि विकासशील देशों के पास पूंजी नहीं होती। अब सीधा पीट के नहीं शोषण करते, बल्कि पैसा चाहिए, कहां चाहिए? विकास करना है, कहां करना है, तो ये लो पैसा, इतना ब्याज लगेगा।
दूसरा तरीका ये है कि वो अपनी एमएनसीज भेजते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भेजते हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी अपने आके आगे साम्राज्य फैला लेती है, यहाँ के नेताओं को खरीद लेती है और यहां अपना माल बेचती रहती है, और वो पैसा कहां जाता रहता है, उनके मूल देश में जाता रहता है। तीसरा तरीका ये कि टेक्निक देते हैं थर्ड क्लास की, मनमर्जी के रेट के ऊपर, क्योंकि ये जो विकासशील थर्ड वर्ल्ड के जो पोस्ट कॉलोनियल देश है कुछ भी बनाना नहीं जानते, न ये सुई बनाना नहीं जानते, न जहाज बनाना जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, न हॉस्पिटल का कोई सामान बनाना जानते हैं, कुछ न कैमरा बनाना जानते हैं, न ब्लैक बोर्ड बनाना जानते हैं, ये सब जानते हैं। इनको विकास करने के लिए तकनीक की जरूरत होती है। ये क्या टेक्निक दे देंगे, कैमरा दे देंगे, लेकिन थर्ड क्लास टेक्निक है वो हाई रेट के ऊपर देते हैं। तो तकनीक का भी क्या कहते हैं, भारी पैसा वसूल करते हैं। उन देशों में जो टेक्निक फेल हो जाती है तब वो किसको सौंप देते हैं, उसको थर्ड वर्ल्ड को दे देते हैं। तो तकनीकी शोषण करते हैं, उनका पूंजी शोषण करते हैं और उनका एमएनसीज के द्वारा शोषण करते हैं। फिर एक काम और करते हैं, इन देशों को लड़ाते हैं आपस, लड़ा के और इनको सैन्य सामान की आपूर्ति करते हैं और शोषण करते हैं। अब वो इनका सीधा शोषण नहीं करते, बिना खर्चा किए पहले से भी 10 गुना ज्यादा शोषण करते हैं, और ये देश चूं भी, इनको पता नहीं चलता हमारा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो ये कौन सा है, न उपनिवेश। उपनिवेशवाद सीधा प्रत्यक्ष शोषण करते थे, बदले में खर्चा भी करना पड़ता था, लोगों को ठोकने पीटने के लिए सेना और पुलिस रखनी पड़ती थी। अब बिना सेना पुलिस ठोके पीटे, शरीर को दंडित किए, कहां से, मस्तिष्क पे कब्जा करके कौन सा शोषण कर रहे हैं, उपनिवेश शोषण। आर्थिक शोषण हो रहा है, पहले भी अब भी हो रहा है, अब ज्यादा खतरनाक है, समझ भी नहीं आ रहा अब तो। उससे ज्यादा खतरनाक एक और प्रकार का उपनिवेशवाद है, कौन सा, इसको मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। इन्होंने क्या किया है, उपनिवेशों की जनता के मस्तिष्क के ऊपर पिछले 200-300 सालों से एक ही बात सिखाई है कि आपकी कल्चर घटिया है, घटिया है और घटिया है। आपकी कल्चर, आपके देवता, आपका रहन सहन, आपकी बोली, आपके धर्मग्रंथ, आपकी भाषाएं और आपका रहन सहन, आप निखट्टू हैं, आप हैं वो स्वार्थी हैं, आप झगड़ालू हैं, आप आड़ू हैं, आप पिछड़े हुए हैं, आप बिल्कुल ही गए बीते हैं, ऐसा कह के। और हाँ, अब आप कह रहे आपका मतलब आप नहीं है, ये मैं किसकी भाषा बोल रहा हूं, पूर्व उपनिवेशी शासकों की भाषा बोल रहा हूं। वो ये कहते हैं, हमें ये कहते हैं, तो हमारे अंदर भाव घर कर जाता है कि फिर कौन श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, उनकी संस्कृति श्रेष्ठ है, उनकी भाषा श्रेष्ठ है, उनके धर्मग्रंथ श्रेष्ठ है, उनकी कहानियां श्रेष्ठ है, उनकी विज्ञान श्रेष्ठ है, उनका उदारवाद श्रेष्ठ, उनका लोकतंत्र श्रेष्ठ है। हमें फिर वो चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। तो फिर क्या करते हैं, हम लेग टाई तो छोड़ देते हैं और कौन सी, नेक टाई बांधना शुरू कर देते हैं। वो भी पूरी नहीं बांधनी आती, हम एक बार बांध लेते हैं और बाद में सीधा हटा के क्या उसको खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई थोड़ी सी अंग्रेजी बोलता है तो हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। दो भी छोटी मोटी एक्चुअली कोई करता है तो, है ना, आपने देखा होगा, है ना। ये एक्चुअली कहां से आया, ये किसका प्रतीक है, मैंने ना एक लड़की, उसका फोन आता है कई बार, वो क्या है कि वो जब कोई भी कोर्स खरीद लेती है तो मुझे डर लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कलाम एकेडमी कोर्स में दम है। फिर उसका जैसे ही कोई वीडियो, जैसे आज मैंने पढ़ा दिया क्या चीज, ये आपको राज्य पढ़ा दिया, अभी वीडियो तो डल जाएगा लेकिन नोट्स क्या होंगे 2 दिन बाद डलेंगे। उसका फोन होगा, एक्चुअली सर मुद्दा ये है कि एक्चुअली अभी तक नोट्स एक्चुअली आए नहीं है। तो वो ना शब्द में बोलेगी 2, एक्चुअली कितनी बार बोलेगी 5 बार। तो मैं कि तेरे फर्स्ट सीढ़ी है कि अंग्रेज बनना, तो मैंने सीधा ही समझा देकर। तो ये जो एक्चुअली टाइप है, ये क्या है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है। अब उनके कपड़े, अच्छा हम ये क्यों कहते हैं कि लड़की लड़का गोरा होना चाहिए, ये कहां से आया कंसेप्ट, ये यहीं से आया है। अंग्रेजी बोलेगी हमारी औलाद, ये कहां से कंसेप्ट आया, यहाँ से। हमारा ज्ञान है वो अच्छा नहीं है, तो हमें ना गांधी जी पसंद नहीं आते, लेकिन सेम बातों को जब कोई और कह देता तो अरे यार ये बात कही है, ये है गांधी का वर्णन, गांधी खुद कह गए, उसको मैं तो नहीं देंगे। कोई अंग्रेज गांधी के बारे में क्या बोला है उसको परीक्षा में भी पूछेंगे, और जनजीवन में भी उसका कि ये देखिए ये कहा गांधी जी के बारे में फला अंग्रेज, इसलिए गांधी जी श्रेष्ठ थे। गांधी जी इसलिए श्रेष्ठ नहीं थे, देश को आजाद कराया, क्योंकि गांधी इसलिए श्रेष्ठ थे क्योंकि अंग्रेज जो इसके बारे में ये कह के गए। तो हम हमारी दृष्टि गायब कर देते हैं, कौन सी दृष्टि अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व नहीं करते, वो देश के नागरिक होते हैं, वो काय के शिकार हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों के शिकार हो जाते हैं। अब आप अपन सबके सब कौन सी ग्रंथियों के शिकार है, मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों के शिकार है। तब मैं कहता हूं कि मैं जो अगली भाषा सीखूंगा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तेलुगु सीखूंगा,
मैंने कभी नहीं कहा कि वो तमिल सीखूंगा, मैंने कभी नहीं कहा वो मलयालम सीखूंगा, मैंने कहा वो कौन सी भाषा सीखूंगा, अंग्रेजी। हम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए, हीन भावना के शिकार हो गए, काय को लेके, अंग्रेजी भाषा को लेके, अंग्रेजी रीति रिवाजों को लेके और अंग्रेजी सभ्यताओं को लेके। वो उनको श्रेष्ठ मानते हैं और खुद को क्या मानते हैं, हीन मानते हैं। तो ये कौन सा उपनिवेशवाद है, सांस्कृतिक, ये कहाँ घर कर जाता है। हाँ, और ये फिर हमारे बाकी शोषण को बढ़ावा देता रहता है। हम मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां पालते रहते हैं, हीन भावना से ग्रसित होते रहते हैं, और कभी भी हम हमारे पूर्वज शासकों के सामने आंख उठाकर नहीं देख पाते। अब हम कोशिश ये करते हैं, कोई अंग्रेज हमसे बात करता है तो हम एक्चुअली करते रहते हैं, उसको हिंदी में नहीं समझाते कि तू भी हिंदी बोल, हम भी क्या बोलेंगे, हिंदी बोल। हम कोशिश करते हैं क्या बोले, अंग्रेजी बोल। तो ये कौन सा उपनिवेशवाद है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है। तो अब पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरी है, पोस्ट कॉलोनियल आइडियोलॉजी है, ये दरअसल निर्भर किसके ऊपर है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के ऊपर है। ये विचार कि ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही उपनिवेशिक शक्तियां चली गई होंगी, लेकिन यहां क्या छोड़ गई है, अपनी संस्कृति छोड़ गई है। ये संस्कृति है ना, इन देशों के नागरिकों को उभरने नहीं दे रही है। उनकी मानसिकता हीन हो गई है, वो हीन ग्रंथि का शिकार हो गए और स्वयं हमेशा नीची नजरें करके रखते हैं। कौन सी नजर को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, अपने पूर्व मालिकों की संस्कृति को श्रेष्ठ मानते रहते हैं। तो ये है कौन से स्टेट की चर्चा कर रहे हैं हम, पोस्ट कॉलोनियल, उसकी आइडियोलॉजी और पोस्ट कॉलोनियल चर्चा। ये मुख्यतः किसको हम चर्चा कर रहे हैं, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की चर्चा कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से विचारक है जो पोस्ट कॉलोनियल आइडियोलॉजी और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की चर्चा करते हैं, या जो पोस्ट कॉलोनियल आइडियाज जिन लोगों के, उनकी हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से विचारक है। तो मूलतः तो इसका संबंध हम किससे लगाएं, एक बार नव उपनिवेशवाद आर्थिक मुद्दा है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद अन्य मुद्दा है। ज्यादा खतरनाक कौन सा है, ये मन में घर कर जाता है, आत्मा में कर जाता है, निकलता नहीं है। आर्थिक का तो क्या कभी भी निकल जाएगा, मौका पड़ेगा तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं निकलेगा कभी भी। यही कारण है कि भारत और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो फिर कौन से देश आगे निकल गए, देखते ही देखते दक्षिण कोरिया आगे निकल गया, देखते ही देखते और जापान आगे निकल गया, और देखते देखते चीन भी आगे निकल गया, क्योंकि चीन में कोई अंग्रेजी जानता ही नहीं है। तो जहां 100 भाषा और 100 संस्कृति होती है, वो देश अपना स्टैंडर्ड खुद डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जो पिछलग्गू होते हैं वो हमेशा ही क्या रहते हैं, पिछलग्गू रहते हैं। अब ये देखिए, पूरी नौकरशाही है ना, ये कौन सी नौकरशाही है, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे, सबको पता है कि कड्डी में चूर की रोटी खाने का आनंद ज्यादा, फिर भी ना प्लेट में वो कांटे से लेकर बैठेंगे, एक वो चक्कूड़ा सा लेके बैठेंगे स्टील का, उससे पहले रोटी को क्या करेंगे, चीरेंगे, फिर उसको कांटा सा है, वो तंगड़ी सी है इडीक चौसंगी सी, उसको उसमें अड़ाएंगे और फिर कड्डी में डुबोएंगे और फिर खाएंगे, फिर देखेंगे कोई देख तो नहीं रहेगा हो जाएगा। तो हमारा नाटकबाज बहुत है, हम कौन किसको ज्यादा प्रेरक मानते हैं, ये पाश्चात्य देशों से हमने सीखा है। मैंने एक वजह थी, ये साउथ इंडियन ना इस मामले में ज्यादा ठीक है और इनके निशाने बड़े जोरदार होते हैं। मैंने हैदराबाद में ईटीवी में जब काम किया करता था, तो हमें हैदराबाद की रामोजी राव फिल्म सिटी है एक वहां, आप कभी भी जाओ तो उसको देख के आना, लगभग एक दो दिन लगते हैं उसको पूरा देखने में। वो बसें चलती है, वो घुमाती रहती है आपको, रामोजी राव फिल्म सिटी। वो शायद देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी वो, ये पता नहीं वो कितने ही उसमें बसी हुई है, गांव है बहुत ही बड़ा। तो वहां ना उस दिन वो कोई वहां कोई पार्क में काम चल रहा था, तो एक वो बैठी थी लेडी मजदूर थी वहां, वो बैठी थी, तो हम उसके पास से निकले, तो उसके पास ना एक बच्चा बैठा था साइड में, अपने बच्चा को जिमाते हैं, तो कहाँ है, सामने सामने से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मोरिया दे वो क्या करी, चावल खा रही थी और साथ में कोई भात होगा, कोई जो भी था, तो वो क्या करती है, चावल को गोल गोल करती देखने की भी जरूरत नहीं है, बच्चा मुंह आए और उसको पता चल जाए बच्चे का वो पहले वाला टुकड़ा क्या हो गया, खत्म, वो गोल गोल किया और ये सही स्टाइल है। तो मैंने कहा वो अपना देसी तरीका वो ज्यादा ठीक है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे कौन से की, वो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की। अब मैं आपको विचारक करवा रहा था कि वो कौन से विचारक है। तो ऐसा पहला बड़ा विचारक था जिसने इस मुद्दे पे चर्चा की, वो कौन था, फ्रांज फैनन था।
ऐसा ही विचारक है, वो है आपका एडवर्ड सईद। ये तो यूएस में रहता है शायद, एडवर्ड सईद। ऐसा ही विचारक है होमी के भाभा। ऐसी विचारक है गायत्री स्पीकवॉक, गायत्री स्पीकवॉक, माफी चाहूंगा, होमी के भाभा, गायत्री स्पीकवॉक। ऐसे विचारकों में है रंजीत गुहा। ऐसे वो किया था ना, मान को किया था, वो है माइकल मान। और ये है एक इवान इवान और है, ये है, ठीक है। और हाँ, ये हमजा अलवी है। हमजा अलवी पाकिस्तान का है, बहुत बड़ा विद्वान है ये भी, इसका चर्चा करेंगे आज। हमजा अलवी है। ये पार्था चटर्जी है, ये पोस्ट कॉलोनियल चर्चाएं करते हैं, पार्था चटर्जी। और किसको करें, इतना कर लो चलो। फ्रांस फैनन, एडवर्ड सईद और होमी के भाभा। ये तो फ्रांस फैनन तो हम कर चुके। फ्रांस फैनन ने जो ये जो पूरा अल्जीरिया की आजादी का प्रेरक था, ये अल्जीरिया पहले फ्रांस की कॉलोनी था, एक अफ्रीकन देश है। एडवर्ड सईद है, ये मुस्लिम है और अमेरिका के में रहता है शायद, मैं कल इसको पढ़ लूंगा, आप देख लेना कौन है ये। होमी के बाबा ये तो था तो बॉम्बे का, लेकिन ये तो बाहर रहता है, यूएस के किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है ये। गायत्री स्पीकवॉक, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, यूएस के अंदर। उसके बाद रंजीत गुहा, ये पहले ब्रिटेन में पढ़ाया करता था, आजकल ये ऑस्ट्रिया में रहता है। और पार्था चटर्जी भी प्रोफेसर है, गायत्री स्पीकवॉक की तरह कोलंबिया के अंदर। हमजा अलवी आजकल मुझे पता नहीं कहाँ रहता है, ये पाकिस्तान का था, भारत में पढ़ा लिखा है, इसके अंदर है आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हमजा अलवी। और ये ऐसे है। तो ये खुद कहाँ के नागरिक हैं, ये थर्ड वर्ल्ड के हैं, खुद पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स से संबंधित है ये सारे। तो इनके इन लोगों के दुख दर्दों को, इनकी मानसिकता और मनोविज्ञान को ये जानते हैं ये सारे। अब ये कहते क्या है, इसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो हम चर्चा करेंगे फ्रांस फैनन, एडवर्ड सईद और होमी के भाभा की। फिर अगली चर्चा करते हैं स्पीकवॉक की, रंजीत गुहा की, पार्था चटर्जी, और इन लोगों की चर्चा हम कर ले। तो अब हम पोस्ट कॉलोनियल जो इतना ही करेंगे। अब मुझे पता है कईयों का दिमाग वो हो रहा था, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स कर लेते हैं। ये दरअसल किस प्रकार के शोषण के ऊपर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, सांस्कृतिक शोषण के ऊपर, जिसको मनोवैज्ञानिक शोषण भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल जो हम अंडर प्रेशर हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे फ्रांस फैनन की। फ्रांस फैनन की दो किताबें हैं, एक है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, कि हमारी स्किन है वो तो ब्लैक है लेकिन हमने चेहरे व्हाइट लगा रखे। इसका तात्पर्य हम दोहरे हैं, हमारी संस्कृति भी और औपनिवेशिक संस्कृति भी। हमारे मस्तिष्क में है वो तो गुलामी घुसी हुई है, उपनिवेशवादी वर्चस्व घुसा हुआ है, लेकिन शरीर हमारे स्वतंत्र हो गए। तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए, बल्कि कैसी स्वतंत्रता हासिल की हमने, शारीरिक स्वतंत्रता हासिल की है। मस्तिष्क में तो आज भी हमारे अंग्रेजी और अंग्रेजियत घुसी हुई है। जब भी कोशिश करते हैं हम इसी के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की कमजोरियां और फ्रस्ट्रेशन कब निकलती है बताओ? जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी देख लेना, कोई आदमी आपको घर के ऊपर ऐसे थाली बगाता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब वो एक नंबर का डरपोक व्यक्ति है, जो अपनी पत्नी से डरता है। लेकिन उस दिन वो शराब पीकर आया है, इसलिए वो शेर बनता है। तो जो फ्रस्ट्रेशन उस दिन निकलती है, जिस दिन क्या पी लेते हैं, शेर, उस दिन वो हकीकत में बाहर आते हैं। तो जिस दिन हम 4-5 तक होते होते हम क्या बोलने लगते हैं, अंग्रेजी बोलने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं। जैसे इंग्लिश अंदर गई, इंग्लिश बाहर, ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर आती है। फ्रांस फैनन कहता है कि हमारे अंतरात्मा में वो हीन भावना घुसी हुई है, तो हम ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क, ठीक है, फ्रांस फैनन।
दूसरी इसकी पुस्तक है द रेस्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अभागे। अभागे नहीं, अभागे। अभागे तो जो भागा नहीं था, अभागा होता है जिसका भाग्य है फूट गया हो। पृथ्वी के अभागे, रेस्ट ऑफ द अर्थ। ये कौन है पृथ्वी के अभागे? ये पृथ्वी के अभागे वो लोग हैं कि पहले इनका जो शोषण होता था वो कॉलोनियल मालिक किया करता था। हमारा शोषण पहले अंग्रेज करते थे, फिर क्या हुआ कि वो तो चले गए और फिर यहाँ के लोकल लोगों का राज आ गया जिनको हम काले अंग्रेज बोलते हैं। अब इन्होंने शोषण को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो वो कहते हैं कि अब कौन है पृथ्वी के अभागे? जिन्होंने ये सोचा था कि जिस दिन उपनिवेशवाद से हम गुलामी से मुक्त हो जाएंगे उस दिन हमारी स्थितियां सुधर जाएगी, लेकिन उनकी स्थितियां सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब होती गई। ये कैसी होती गई? आप कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है। देखो ऐसा ही होता है। आप भारत और श्रीलंका के उदाहरण छोड़ दो, आप अफ्रीकन और पाकिस्तान का उदाहरण देखो। पाकिस्तान बहुत ही अच्छा कंट्री था जो धीरे धीरे बर्बाद हो गया है। अफ्रीकन कंट्रियों में गृह युद्ध छिड़के और वो नष्ट होने की कगार के ऊपर फेल्ड स्टेट हो गए। इतना शोषण होता है वहां लोगों का, पूछिए मत। कोई भी राज्य संतुष्ट वहां नहीं है। दक्षिण सूडान देख लो, लाइबेरिया देख लो, बुरुंडी, ये सारे देख लो, इनके हालत टाइट हो रखे। इसका तात्पर्य पृथ्वी के अभागे कौन है? वहां का आम आदमी जो पृथ्वी पे सबसे अभागा है। पहले उसका शोषण किसने किया? कॉलोनियल मालिकों ने किया, और उसके बाद उसके खुद के ही देश के नेताओं ने उसका शोषण शुरू कर दिया है। फ्रांस फैनन कहता है कि छुटकारा कैसे मिलेगा? ये तो मनोवैज्ञानिक शोषण है। इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब हम कौन सी क्रांति करेंगे? हिंसक क्रांति करेंगे। अगर आपने हिंसक क्रांति नहीं की तो हमारे मन में इनकी विचार बैठे रहेंगे। हम क्या करेंगे? इन्होंने हम पे जब राज स्थापित किया था तो इन्हें हमें मारा था, भारतीयों को बुरी तरह से मारा था 1857 में, और उसके बाद जब भी मौका मिला इन्होंने भारतीयों को बुरी तरह से मारा। तो उन्होंने एक हिंसक भय बिठा दिया। उसका चारा क्या है? प्रेम नहीं उसका चारा, बल्कि उसका चारा ये कहता है कौन सी क्रांति करनी पड़ेगी? हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जा सकता है कि जो हाथ बढ़े थे उनको काटना पड़ेगा। उससे क्या होगा? हमारे अंदर गर्व का भाव पैदा होगा। अब ये कहता है कि एक और काम करना पड़ेगा। अगर आपने औपनिवेशिक संस्कृति की श्रेष्ठता के खिलाफ देशी संस्कृति की श्रेष्ठता की चर्चा कर दी, अब हम कौन सी श्रेष्ठता लेके आए कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, देशी श्रेष्ठता की चर्चा होगी। इसका ये भी बहुत ही खतरनाक होती है, देशी श्रेष्ठता। अब ये क्या होती है? अगर आपने कहा कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कोई भी, परिणाम क्या होगा कि उस देश का जो दक्षिणपंथी तबका है वो सत्ता पे वापिस काबिज हो जाएगा। तो अगर हम हमारी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की चर्चा कर रहे हैं तो दलित, आदिवासी और किसान और ओबीसी तो और महिलाएं तो क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी उस श्रेष्ठता में। बाकी फिर वही शोषण शुरू हो जाएगा जो 200-300 साल पहले किया करते थे या 1000 साल पहले किया करते, वो शोषण फिर शुरू हो जाएगा। तो ये विचार भी खतरनाक है। तो आप सब चीजों को समझो, अपनी चीजों को श्रेष्ठ मानो, लेकिन इससे चिपकने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो क्योंकि इससे ना दक्षिणवाद वापिस हावी हो जाएगा आपके ऊपर, जो होना नहीं चाहिए। वरना धार्मिक श्रेष्ठता ऐसे विवाद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब देशी श्रेष्ठता में ना धार्मिक श्रेष्ठता आ जाती है, और धार्मिक श्रेष्ठता आती कुछ जातियां धर्म का ठेकेदार बन के काम बढ़ जाती है ऊपर, और बाकी का फिर वो शोषण करने लगती है। तो ये भी खतरनाक तरीका, देशी संस्कृति को सुपर श्रेष्ठ मानना, ये भी तरीका नहीं है। तो हिंसक क्रांति और देशी श्रेष्ठता, इन सब की चर्चा की फ्रांस फैनन ने 2 पुस्तकें हमने कर ली, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क एंड द रेस्ट ऑफ द अर्थ। अगला व्यक्ति है एडवर्ड सईद। बिल्कुल सिंपल सा इसका तर्क है। इसकी एक पुस्तक है जो अत्यंत प्रसिद्ध है और कई बार पूछी गई, आप आज रटनी पड़ेगी, ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवाद। पहले तो हम सीखते हैं प्राच्यवाद क्या है। प्राच्यवाद है पूर्व के जो सांस्कृतिक कॉम्बिनेशन है पूरे का पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राच्यवाद। इसका उल्टा करके देखो क्या होगा? पश्चिमवाद। एक तरफ पूर्व खड़ा है, एक तरफ पश्चिम खड़ा है। पश्चिम कहते उदारवाद सा, लोकतांत्रिक सा, वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ा होता, श्रेष्ठ सा,
दुनिया पे नेतृत्व करने वाला सा विचार खड़ा होता है। और प्राच्यवाद कहते ही पिछड़ा सा, दब्बू सा, गरीब सा, फटा पुराना सा है, ऐसा सा एक वो खड़ा होता है, सिनेरियो खड़ा होता है, एक डिस्कोर्स खड़ा होता है। तो प्राच्यवाद एक डिस्कोर्स है जो किसने खड़ा किया है कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम गोरे हैं और तुम निकृष्ट हो और हम तुम्हें सुधारने के लिए आए। तो इसको हम ऐसा जो एक डिस्कोर्स खड़ा किया, विमर्श खड़ा किया गया है पश्चिमी संस्कृतियों के द्वारा कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें उदारवाद है, क्योंकि इसमें विज्ञानवाद है, क्योंकि इसमें मानववाद है, क्योंकि इसमें अणुवाद है, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाद है, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्षता है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। तुम्हारे यहाँ समूहवाद है, तुम्हारे यहाँ जातिवाद है, तुम्हारे यहाँ धर्म है, तुम्हारे आदमी बाद में और माँ बाप पहले है, ऐसा करके और तुम लोग पिछड़े हुए हो। तो ये पिछड़ापन और ये सारा डिस्कोर्स है वो क्या कहलाता है? प्राच्यवाद। ये कहता है, ये दरअसल प्रभावित है एक फ्रांसीसी विचार का जिसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये आपका उत्तराधुनिकतावाद वाला मिशेल फूको। मिशेल फूको से प्रभावित है, यानी इसके ऊपर उत्तराधुनिकता का प्रभाव है। मिशेल फूको यानी पोस्ट मॉडर्निज्म से प्रभावित है, उत्तर आधुनिकता से। कौन प्रभावित है? एडवर्ड सईद। ये कहते हैं ये जो डिस्कोर्स पैदा किया गया है ना कि प्राच्य लोग होते हैं या जो पोस्ट कॉलोनियल देशों के लोग हैं वो पिछड़े होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनमें तर्क बुद्धि नहीं होती, वो धर्म जातियों में रूढ़ियों में उलझे होते हैं। ये सारे का सारा डिस्कोर्स किसने खड़ा किया है? ये उनका जीने का स्टाइल यही है, वो है ही ऐसे। तुम ऐसे हो तो वो वैसे। ये तुम थोड़ी डिसाइड करोगे कि वो बुरे हैं और हम श्रेष्ठ हैं। तुम अपनी बातों को मान के खुद को श्रेष्ठ कह रहे हो और उनको उनकी बातों के लिए क्या कह रहे हो? निकृष्ट। वो उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और ये तुम्हारी सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताओं में ऊंच नीच नहीं होती, क्योंकि तुम मालिक थे इसलिए तुमने अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हो। बाकी जो श्रेष्ठता होती है ना, वो कोई कैसा विचार नहीं होता, निरपेक्ष विचार नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक श्रेष्ठता कैसा विचार है? ये व्यक्ति के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार बदलता रहता है। हो सकता है कि आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज को हैं उनको श्रेष्ठ मानते हो क्योंकि हमारे अंदर क्या घुसा हुआ है? पश्चिमवाद घुसा हुआ है। कल को हो सकता है कि हम संयुक्त परिवार में वापस रहने लग जाएं, तो संयुक्त परिवार को घटिया प्रवृत्ति थोड़ी है, ये भी क्या बात है? अच्छी बात है। ये हमारे यहाँ अच्छी बात पाई जाती है, उनके ठीक है तुम न्यूक्लियर हो, तुम हो हमारे साथ संयुक्त परिवार, हम भी अच्छे हैं। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि संयुक्त परिवारों वाले जो देश हैं वो घटिया होते हैं और एकल परिवारों वाले देश बढ़िया होते हैं? हमारे भी बढ़िया, हम कितने प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामुदायिकता है हमारे अंदर। तो ये कहते हैं कि जो श्रेष्ठता है, सांस्कृतिक श्रेष्ठता, ये निरपेक्ष विचार नहीं है बल्कि कैसा विचार है। और ये डिस्कोर्स उन्हें जानबूझ के खड़ा किया है लोगों का शोषण करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए। यहां तक कि थर्ड वर्ल्ड शब्द भी इन लोगों ने पैदा किया, एक यूरोपियन का दिया हुआ है, क्योंकि इससे आपके मन में भाव आना चाहिए कि आपकी क्लास ही कौन सी है, आपकी थर्ड क्लास है। इसीलिए एक डब्बे को भी कौन सा डब्बा बोलते थे? थर्ड क्लास। आम भारतीय को कहां चढ़ाते थे? ये थर्ड क्लास डिब्बे में चढ़ाया करते थे। ये है एडवर्ड सईद। उसने कौन सा भाव दिया है? प्राच्यवाद। ऐसा ही एक विचारक है होमी के भाभा। ये है तो इस यहाँ का बॉम्बे का, ये वो है भाभा। कौन होते हैं? ये होते हैं ये पारसी होते हैं, ये पारसी है। टाटा, भाभा, ये सब पारसी है। इसकी तो कल्चर के ऊपर पुस्तक है, देखो। एक तो है नेशन एंड नरेशन, राष्ट्र और वार्ता कह लो, नरेशन वार्ता होता है, नेशन एंड नरेशन। और एक पुस्तक कल्चर के ऊपर है इसकी, लोकेशन ऑफ कल्चर, सॉरी, लोकेशन ऑफ कल्चर, लोकेशन ऑफ, ये दो पुस्तकें हैं इसकी। कुल मिला के इसके ये भी ये एडवर्ड सईद से प्रभावित है और ये भी कैसे प्रभावित है? इस प्राच्यवादी विचारों से प्रभावित है। इसके ना दो कंसेप्ट है, एक है हाइब्रिडिटी, स्वर्ण संकरता, और एक है अघरेलूपन, अनहोमलीनेस। दो इसके हैं होमी के भाभा का। एक तो है बेघरपन,
और दूसरा है वर्ण संकरता, हाइब्रिडिटी, इसका जरूर याद रखना, वर्ण संकरता। कुल मिला के बेघरपन और वर्ण संकरता, हाइब्रिडिटी और जो बेघरपन के भाव है, इसका तात्पर्य है कि हम धोबी के कुत्ते हैं, न घर के हैं न घाट के, न तो खुद की संस्कृति को मान पा रहे हैं और न ही उसको अपना पा रहे हैं। उसको अपनाते हैं तो अजनबी से लगते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आप मोखण गया कि गए, किसी की मृत्यु के ऊपर गए और आपने क्या लगा रखी है, टाई लगा रखी है, जूते पहन रखे हैं, कोट पैंट पहन रखा है, तब आदमी फिर टिक कॉम्प्लेक्स कर तो सारा धोड़ा कुर्तिया पहन गया, सब को घाल गया, ठीक है। तब आप कहते हो हमारी ठीक है, मैं फंस गया, तो अंग्रेज बन के आ गया। और कभी जब आप किसी शादी में चले जाते हैं और वहां आप धोती कुर्ता पहन के चले गए, तो वहां देखे सारे क्या कर रखे हैं, वो तो कोट पैंट में आए हुए हैं। तो ये ड्रेस है, ये कैसे डिसाइड कर पा रही है, घटनाएं तो घटनाएं हैं। आप ड्रेस को लेके दोनों जगह, कभी शादी में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हो और कभी मृत्यु भोज के ऊपर, या किसी मौत के, मृत्यु भोज माफी चाहूंगा, मौत के ऊपर गए तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हो। तो इसका तात्पर्य है कि आप न तो अपनी संस्कृति को पूर्णतः अपना पा रहे हो और न ही विदेशी संस्कृति को, आप दोनों के बीच में झूल रहे हो आप। तो ये क्या है कि आपका घर है वो भी नहीं है और आप नए घर को भी अपना, तो आप बेघर हो गए और आप में क्या आ गई है, वर्ण संकरता आ गई है। अब ये जो वर्ण संकरता है, तो वेस्टर्न थ्योरी वाले कहते हैं यार बढ़िया है ना, तुम्हारी चेतना कैसी है, दोहरी चेतना है। वर्ण भी आप देखो कितने भाग्यशाली हो, आप में देशी चेतना भी है और आप में कॉलोनियल चेतना भी है। आप अंग्रेजों की बारे की संस्कृतियां भी जानते हैं और भारत की संस्कृति भी जानते हैं, आप सपड़ सपड़ करना भी जानते हैं और आप उस कांटे से भी खाना जानते हैं आप, ठीक है। ये कहते हैं कि ये कोई अच्छी बात है नहीं है, क्योंकि हम कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं कि हम खाने को खाएं कैसे, उससे पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे खाएं इस खाने को। तो हम है ना, फिर कभी वहां देखते हैं कभी यहाँ देखते हैं, तो हम क्या हैं, दरअसल शुद्ध नहीं है, बल्कि हम क्या हो गए हैं, वर्ण संकर हो गए। कोई भी संस्कृति हमारी नहीं है। तो ऐसे ही होमी के भाभा बोलता है, ऐसा ही एडवर्ड सईद बोलता है, ऐसी बातें कौन बोलता है, फ्रांज फैनन। पुस्तकें छोटे छोटे विचार, एडवर्ड सईद का क्या, इतना याद कर लो, प्राच्यवाद, और होमी के भाभा का बेघरपन और वर्ण संकरता। फिर क्या, मैं तो कुछ याद नहीं करूंगा, तो हाइब्रिडिटी, या ये इसको क्या बोलते हैं, वर्ण संकर को जो बीज आए थे ना, हाइब्रिड बीज आए थे ना, उनको हाइब्रिड बीज बोलते हैं। हाइब्रिडिटी कर लो, है ना, ये एक ही कर लेना। तो इसकी हाइब्रिडिटी, इसका ओरिएंटलिज्म और फ्रांज फैनन की पुस्तक, वो तो हमने पूरा किया ही था। कल हम जब चर्चा करेंगे तो स्टेट के जो अन्य पार्ट्स हैं, कल स्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने शुरुआत की थी, वहां से चलते हैं और 5 मिनट में मैं आपको पूरा दोहरा देता हूं। मैंने आपको जब पूंजीवाद की मार्क्सवादी व्याख्या की और विरोध किया पूंजीवादी राज्य का, तो मैंने आपको मिलीबैंड और पोलंजा की चर्चा की। राज्य का उपकरणवादी सिद्धांत करवाया और संरचनावादी सिद्धांत कराया। उसके बाद मैंने आपको एलन वुल्फ का 6 प्रकार के पूंजीवादी राज्य कराए, संचयवादी, समन्वयवादी, विस्तारवादी, शाखा राज्य, दोहरे राज्य और ट्रांसनेशनल स्टेट्स करवाए। फिर हम समाजवाद पे आ गए, काल्पनिक समाजवाद, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद और विकासात्मक ब्रनस्टाइन वाला समाजवाद, जर्मन समाजवाद और यूरो समाजवाद करवाया। फिर मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ की चर्चा की। फिर मैंने आपको सरोहारा का अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट करवाया, वो किस प्रकार राज्य होता है। पीपल्स डेमोक्रेसी टाइप का स्टेट करवाया जो पूर्वी यूरोप में था, और न्यू डेमोक्रेसी करवाई, ओपन डोर पॉलिसी कराई, और सीमित संप्रभुता कराई ब्रेजनेव की, जो कि यूएसएसआर का राष्ट्रपति था, जिसने पूर्वी यूरोपीय देशों से कहा कि तुम कुछ ज्यादा बोलना मत, तुम्हारी संप्रभुता सीमित है। फिर अपन पोस्ट कॉलोनियल के ऊपर आ गए थे। तो मैंने आपको न्यू कॉलोनियलिज्म क्या होता है, नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है, वो करवाया। फिर मैंने कल्चरल कॉलोनियलिज्म की चर्चा की, और हमने चर्चा की फ्रांज फैनन की, एडवर्ड सईद की और होमी के भाभा की। कल हम रंजीत गुहा, पार्था चटर्जी, गायत्री स्पीकुओ को, सुमित सरकार, इनकी सबकी चर्चा करें।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।